डॉक्टर के शर्मा। मैं इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे कोविड के बारे में बात करना चाहूंगा। तो जैसा कि हमने देखा 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके बाद में जो ये कोरोना वायरस है, ये 2 तरह से पहले प्रेजेंट हो चुका है। सार्स की तरह ही आया था 2002-2003 के अंदर। उसके बाद एक आउटब्रेक हुआ था जिसको हमने मर्स कहा था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो 2012 में था। और अभी जो अपना जो वायरस है, इसको WHO ने नाम दिया है कोविड-19। हम इसकी बात इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इससे मॉर्टिलिटी और ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बहुत बड़े एरिया को, इनफैक्ट सारे विश्व को इसने अपने इफेक्ट में ले रखा है और बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं और बहुत से लोग मर भी रहे हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन है फोमाइट्स के द्वारा, मतलब सरफेस के द्वारा। जैसे कि कोई मरीज अगर वो खांसता है तो वायरस को निकालेगा, वो वायरस गिरेगा, फोमाइट पे गिरेगा, किसी भी वस्तु या उस पर गिर सकता है। और जब हम उसको टच करेंगे और उसको टच करके उन हाथ को अपन अगर अपनी नाक में, आंख में या मुंह में लगाएंगे तो उस वायरस को हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो ट्रांसमिशन है ये फोमाइट्स के द्वारा या सरफेस के द्वारा है। इसके अलावा अगर कोई आदमी खांसता है तो ड्रॉपलेट जनरेट करता है। लगभग 3 फीट तक वो ड्रॉपलेट जाती है और कुछ लोगों में देखा गया है पर्सन टू पर्सन या एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। अच्छा, कैसे सिम्टम है और कब आते हैं सिम्टम? इसका जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में आए तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है। मतलब वो लक्षण आप में 14 दिन के अंदर आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो ये बड़ी माइल्ड इलनेस से लेके बहुत सीवियर इलनेस तक प्रेजेंट करता है। मतलब कि सिंपल बुखार का होना, फीवर का होना सबसे कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा खांसी का आना, जुकाम का आना, सोर थ्रोट होना, ये माइल्ड इलनेस के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का ERDS और सीवियर इलनेस भी हो सकती है, जिन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत या ICU की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हमें घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 80% लोगों में ये माइल्ड इलनेस ही होती है, सिंपल बीमारी की तरह ही होता है। और कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, मतलब आपके अंदर कोई लक्षण नहीं होंगे और हो सकता है आपके अंदर वायरस हो। केवल 15 से 20% लोगों के अंदर ही ये सीवियर इलनेस की तरह होता है। अगर हम इससे मृत्यु की दर की बात करें तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मृत्यु दर है। लगभग 1 से 8% है डिफरेंट जगह पे इसकी मृत्यु दर। तो हम देखें तो लगभग 80 से 90% लोग इससे आराम से निकल जाते हैं और एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज ही होती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इससे ध्यान ज्यादा रखना है, बचना है? एल्डरली, विशेषकर 60 साल से ज्यादा के लोग, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, पहले से जिनकी किडनी खराब है या डायलिसिस पे हैं, कोई आपको स्ट्रक्चरल लंग डिजीज है, पहले से आपको TB हुआ है या आपको COPD है या ब्रोंकिक्टिसिस है तो आपको चिंता का विषय है, या आपको कोई क्रॉनिक हार्ट की डिजीज है, या जिन लोगों को मैलिग्नेंसी है या किसी तरह का कैंसर है, या जिन लोगों को ट्रांसप्लांट हुआ है, इन लोगों को खराब बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को सलाह मैं देना चाहूंगा कि ये लोग बिल्कुल घर पे ही रहें। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको वायरल इलनेस है या बुखार है उससे संपर्क में ना आए, क्योंकि इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज और वैक्सीन अभी तक नहीं उपलब्ध है। तो सबसे जो कारगर तरीका है वो है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन से बचें और बचाव करें। बचाव करने के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं हर कोई बात कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो बहुत महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें, अपने घर में रहें, अपने जो भी आप चीजों को प्रयोग में लेते हैं उनको हो सकता है तो वॉश करें, बार बार अपने हाथों को वॉश करें, क्लीननेस का ध्यान रखें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप अगर संपर्क में आए हैं कि जो बीमार है तो कोशिश करें कि आप उससे दूरी बना के रखें। सबसे जरूरी यही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मूल मंत्र है कि आप लोगों से ना मिलें, डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर आपको बाहर निकलने की जरूरत लग रही है तो मास्क का उपयोग करें। मास्क का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है बीमारी का ट्रांसमिशन रोकने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो हमें ट्रांसमिशन को रोकना ही पड़ेगा। इससे ही हमारा बचाव संभव है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है घर पे रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, वो मरीज जिनको ऑलरेडी COPD है या अस्थमा है, जो इनहेलर का उपयोग कर रहे हैं, वो अपने इनहेलर का उपयोग जारी रखें। हो सकता है अभी पॉल्यूशन कम हुआ है, उनके कारक कम हुए हैं, ट्रिगर्स कम हुए हैं, तो उनकी बीमारी कंट्रोल में आ रखी होगी, पर आप अपने इनहेलर के उपयोग को बंद ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के लिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो तब तक आप इनहेलर को जारी रखिए
और डॉक्टर की सलाह के बिना उसको बंद ना कीजिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ट्रांसमिशन को बचाएं, अपने घर पे रहें, हेल्दी रहें और खुद को, अपने परिवार वालों को और अपनी सोसाइटी को बचाएं। थैंक यू।